जो पहले नीचे एम जी, उसके दो कंपोनेंट, एक एम जी साइन थीटा और एक एम जी कोस थीटा। एम जी साइन थीटा सूडो वाला और एम जी साइन थीटा वेट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल जो पहले बच्चों में आपको लिफ्ट वाला एग्जांपल कराता हूं। लिफ्ट आपका अलग अलग कंडीशन, और बच्चों एक्सेलरेशन जो है ए से आपके अपवर्ड मोशन करती है। वही लिफ्ट फिर है बच्चों आपके पास, वही मेइंग मशीन पे आपका यहाँ एक लड़का खड़ा है, सेम मास एम है आपके पास, ये नीचे की डायरेक्शन में मोशन करता है ए से। और बच्चों ये आपकी रोप है, रोप की टेंशन टी है। दोबारा फिर आपकी वही लिफ्ट है बच्चों, लिफ्ट में बच्चों फिर वही मेइंग मशीन लगी हुई है। बच्चों आपके पास लड़का है, मास एम का है। बच्चे ऊपर जाए या नीचे जाए, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी v है। तीन अलग अलग केस बन गए बेटा। बच्चों मैं साइन के साथ नहीं, सिंपल आपको ऐसे बता रहा हूँ, ऊपर जाना और नीचे जाने के हिसाब से, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के साथ समझा रहा हूँ, आप इसी फॉर्म में समझना। देखो कैसा, पहले जब बोला बच्चों आपका ये आपका ऊपर मोशन ए है, अब मैं ये नहीं बोल रहा बच्चों ऊपर आपका एक्सेलरेशन है कि ऊपर आपका रिटार्डेशन है। ऐसा भी हो सकता है ज्यादा ऊपर रहा लेकिन धीरे धीरे रिटार्डेशन हो रहा हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, एक ही बात कर रहा। देखो कैसा, इसके लिए बच्चों में यहाँ फ्री बॉडी एक समझेंगे, बाकी आंसर आ जाएगा। इसके लिए बच्चों पहले वाले के लिए मैंने यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। नीचे क्या एक्ट करेगा सर, इसका एम जी करेगा, सही है क्या? क्योंकि बच्चा आपका पूरी लिफ्ट है, पूरा फ्रेम है, यहीं से हम देखते हैं। फ्रेम आपका एक्सेलरेटिंग है ऊपर की डायरेक्शन में, सूडो कहाँ लगेगी बच्चों? नीचे लगेगी, एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगी सर, ये लग गई एम ए। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी बच्चों? इसकी नॉर्मल रिएक्शन अपने पास आ जाएगी सर एम जी प्लस ए, सही है क्या बच्चा? जब भी आपको मैं सीधा बोला हूं, जब भी आपको ऊपर की डायरेक्शन में मोशन दिखाई देगा, ए की वैल्यू चाहे प्लस है कि माइनस, वो एक अलग बात है। आप हमेशा की बात याद किया सर, ऊपर जाएगा तो एम जी प्लस ए आपको लेना है बच्चों। यदि मान लो टेंशन आपको निकालनी होती, टेंशन कितनी, थोड़ी देर में निकालूंगा उसको भी, तो फिर आपसे पूछता, फिर वही कहानी होती, फिर मैं लिफ्ट का भी मास लेता, क्योंकि बच्चों इस टेंशन पे रोप के ऊपर तो लिफ्ट का भी मास है, लड़के का भी है। अभी मैं सिर्फ किसकी रीडिंग बता रहा हूँ, इसकी आपके नीचे जो वेट मशीन लगी है उसका बता रहा हूँ कि आपका लड़के का वेट जो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कि सेम रहेगा। दोबारा देखो बच्चे, मैं यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाता बेटा इस लड़के के लिए, तो आपके पास नीचे लगेगा एम जी, ठीक है बच्चों। एक्सेलरेटिंग फ्रेम है बच्चों, नीचे की डायरेक्शन में है, तो एम ए कहाँ लगेगा? सूडो फोर्स लगेगी ऊपर। तो नॉर्मल फोर्स क्या होती है सर? नॉर्मल अब देखो क्या बन जाएगा, नॉर्मल बचेगा एम जी माइनस एम ए, सही है क्या? या लिखा जाएगा एम जी माइनस ए। अच्छे से ये बात समझ में आई सर? यदि ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी प्लस ए लेंगे, नीचे की डायरेक्शन में तो बच्चों जी माइनस ए लेंगे। बेटा यहाँ देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन वही रहेगी जो पहले थी, दैट इज एम जी, सही है क्या बच्चों? बाद में मैं आपको यूज क्या करूंगा, जब भी आपको एक्सेलरेटिंग फ्रेम मिलेगा तो मैं आपको बोलूंगा बच्चों देखो यहाँ जी नहीं होगा, जी इफेक्टिव होगा। एक वर्ड ले लेंगे बच्चों, जी नहीं होगा, जी इफेक्टिव। देखो एक वजह से बेटा, जब भी अपने को फ्रेम दिखाई देगा तो मैं दो तरीके सोचूंगा क्वेश्चन को करते हुए, सर इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है या नॉन जीरो है। यदि बच्चों जीरो है तो जी की वैल्यू आएगी, ठीक है जी ही, कोई दिक्कत नहीं। यदि बच्चों नॉन जीरो है तो जी की वैल्यू जो आएगी बेटा, वह आपको जी की बजाय आपको यूज करना पड़ेगा जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव की फिर दो कहानियां हैं। यदि बच्चों आपका अपवर्ड मोशन होगा, यदि बच्चों आपका अपवर्ड मोशन होगा तो आपको लेना पड़ेगा जी प्लस ए। यदि बच्चों आपको डाउनवर्ड होगा तो आपको लेना पड़ेगा बेटा जी माइनस ए। बस समझ में आया क्या बच्चों? क्योंकि मैं लिफ्ट के ऊपर आपको लिमिट नहीं कर रहा, बहुत सारी जगह पे इसी का चीज का यूज करता हूँ। छोटा सा एग्जांपल आप देखो, यदि मुझे किसी ने बोला एक रोप है, इस रोप का जो है मैक्सिमम टेंशन जो बियर कर सकती है बच्चों, सपोज इसको लिखा मैंने आपका 900 न्यूटन ये मैक्सिमम बियर कर सकती है, सही है। ये रोप जो है मैक्सिमम टेंशन लेगी 900, इसका मतलब होता है बच्चों ये इसके बाद टूट जाएगी। मैक्सिमम टेंशन बोलने का एक तरीका और हो सकता है बच्चों, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको बोल दे, वो आपको सॉलिड वाली प्रॉपर्टी में समझाऊंगा, एक ही चीज होती है। फिर यहाँ बोलता है यहाँ एक मैन है, या मोर पॉपुलर वे में बच्चों यहाँ बंदर को चिपका देते हैं ऐसा करके। ये एक बंदर है, इस बंदर का जो मास है बच्चों आपके पास ऐसे 60 kg, बहुत भारी बंदर है ना। वो बोलता है किस टाइप का बंदर मोशन कर पाएगा, कितने एक्सेलरेशन से मैक्सिमम ये ऊपर जा सकता है कि रोप आपकी ना टूटे। दोबारा देखो 60 kg का बंदर है सर, टेंशन कितना आती है इसकी? एम ई इंटू जी। सिंपली दी रेस्ट पे लटका होता है, कितनी आती है बेटा? एम इंटू जी।
सर 60 इंटू 10 600 होता, कभी भी रोप नहीं टूटती। बच्चे नीचे आता तो सर जी की वैल्यू कुछ और कम हो जाती, जी माइनस ए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जाए तो तब भी जी की वैल्यू सेम रहती, कोई फर्क नहीं था। सर इसकी टेंशन कब बढ़ेगी? जब बच्चा ऊपर जाएगा और एक्सेलरेशन से जाएगा। सही है क्या? एक ही मोशन में फर्क पड़ेगा जब ये ऊपर जाएगा और एक्सेलरेशन से जाएगा। दोबारा देखो क्या लिखूंगा सर, इसका मतलब ऐसा कर सकता हूं क्या, एम जी प्लस ए दैट शुड बी इक्वल टू 900। बच्चों एम की वैल्यू क्या है 60, ये क्या बेटा 10 प्लस ए इज इक्वल टू 900। सोल्व करना बच्चों, इसको कैंसिल करेंगे तो इसको कैंसिल किया, एक जीरो से एक जीरो, और ये 6 से किया तो 15। ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, इससे ज्यादा यदि एक्सेलरेशन से बंदर ऊपरी तरफ चढ़ेगा तो टेंशन जो है मैक्सिमम से ज्यादा एक्सीड कर जाएगी और आपकी रोप क्या करेगी, ब्रेक कर जाएगी। सही है बच्चों? यदि मुझे बोलता ना ऊपर चलता हूं -5 से, ऊपर -5 का मतलब क्या, रिटार्डेशन है बेटे। मैं ऐसे याद किया, ऊपर जाना जी प्लस ए, नीचे आना जी माइनस ए। यदि रिटार्डेशन यही कहीं लिखा हुआ है, डी एक्सेलरेशन कहीं लिखा हुआ है, तो ए को आपको विद साइन पुट करना है। सही है क्या? ए को आपको विद साइन पुट करना है। थोड़े से एग्जांपल उसके अच्छे से कराता हूं। आप सूडो कल आपको बेसिक एग्जांपल मैंने बता दिया था। अब हम आपको एक लाइन आज बताइए, जी को जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा। ऊपर जाएंगे तो जी प्लस ए और नीचे जाएंगे तो जी माइनस। कल एक पोर्शन कल आपको पढ़ा था बच्चों ने, स्प्रिंग कट वाला, स्ट्रिंग कट वाला। उसको आपको याद है बच्चों, आपको टेंशन जीरो करना बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक ऐसा ही पोर्शन है और आपने सुना होगा बच्चों, कंस्ट्रेंट मोशन, नाम नहीं सुना उसका आपने, सीधा पढ़ा होगा कंस्ट्रेंट मोशन की, ma/2 लूंगी 2a लूँ, इस टाइप का कुछ। उसको भी आपको आराम से समझाऊंगा, एक बात हम पकड़ेंगे उसके भी आंसर अपने आप आने लग जाए। अब पैरेलल आपको 2 क्वेश्चन एक बार और 2 क्वेश्चन एक बार कराऊंगा, चारों ही इंपॉर्टेंट है। अब सूडो फोर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट पीएमटी मार्क कर लो। अलग अलग क्वेश्चन करने की बजाय एक को डायरेक्ट भी मैं आपको बता दूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूडो को ही इंपॉर्टेंट कर लो, क्योंकि पहले वाला जो आपने सीखा हुआ ऑटोमेटिक इसमें काम आ जाता है, उसमें कोई अलग से परिवर्तन नहीं करना पड़ता। अब बना ले बेटा, जहां हम आपको नॉर्मल बोल रहे हैं बेटा, नॉर्मल निकालो, इसका मतलब नीचे वेइंग मशीन लगा के बोल देता है इसका वेट का क्या फर्क होगा या इसकी रीडिंग क्या, आप बताओ। नॉर्मल ही एक्चुअली वेट 100 क्या होता है आपका, हमेशा एम जी ऐसा जरूरी नहीं। देखो हमने चेंज किया, अभी नॉर्मल जो है बेटा एम जी माइनस एम ए भी आया, एम जी प्लस एम ए भी आया। वो रीडिंग बोलने का मतलब होता है आपको वेइंग मशीन की रीडिंग देखना। अच्छा सवाल कराता हूँ, पहले 2 एक साथ फिर 2 एक साथ। देखो अच्छा सा क्वेश्चन आप देखो बेटे, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखो उसको। एक बार मैं सिंपल आपसे टेंशन और रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन पूछूंगा बच्चों। रीडिंग वेइंग मशीन बोलने का मतलब होता है बच्चों आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना। एक बार सिंपल रेस्ट में पूछूंगा, एक बार उसको मैं एक्सेलरेट करके पूछता हूँ। देखते छोटा क्वेश्चन, फाइंड आउट टेंशन इन रोप एंड रीडिंग इन वेइंग मशीन इफ सिस्टम इज एट रेस्ट। इफ सिस्टम इज एट रेस्ट बच्चों को देखना, अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। एक यहाँ मशीन, उसके ऊपर एक लड़का खड़ा है बच्चों। वेइंग मशीन बनाने का लॉजिक यहां से इसने ऐसे बड़ा बनाता हूं, एक अपने पास बच्चों इस टाइप के एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन में यहाँ ऊपर इसके ऊपर लड़का खड़ा है, लड़के ने ऐसे धागा पकड़ा हुआ है, ये छोटा पड़ गया। ऐसा कुछ सिस्टम है बच्चों। इसका मास ऑफ मैन जो है, इस लड़के का मास ऑफ जो बॉय है बच्चों वो आपको दिया हुआ है 70 kg, और मास ऑफ लिफ्ट जो है बच्चों, एलिवेटर भी बोलते कई बार इसको, इस फॉर्म में दिया कोई नहीं, 50 kg। आपको बनाना टेंशन कितनी है और नॉर्मल कितना। देखो बच्चों क्वेश्चन समझो पहले कैसे किया हुआ है। एक लिफ्ट है, लिफ्ट एक बार यहाँ से ज्वाइन करके एक पुल्ली लगा रखी है, सही है। एक धागा ऊपर ये फिक्स है, ऊपर फिक्स है, एक धागा यहाँ से आया, एक स्ट्रिंग यहाँ से आया, इसके ऊपर से गया, ऐसे गया, फिर लड़के ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब ये सिस्टम पूरा रेस्ट में है। एक बार आपको अब बताना नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन क्या हुई। एक तरीका तो ये है बच्चों सवाल पूछने का, देखो कैसा। अब मैं कैसे करूंगा सर, अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप आने लग जाता है। पहले ये देखो बच्चों, जो ऊपर इसे स्ट्रिंग यूज किया हुआ है, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक है, एक ही स्ट्रिंग है कि अलग अलग स्ट्रिंग है? एक। तो इसका मतलब ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, तो मतलब यहाँ क्या होगा बच्चों 2t। सही है क्या? दोबारा इस लिफ्ट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना देता हूँ। सर यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है, ये आपका क्या है 2t, और एक यहाँ से धागा निकला उसका क्या बच्चों t। तो 3t किसके है सर? पूरे धागों पर कितना वेट है सर? लड़का का भी है और लिफ्ट का भी है। कितना बेटा? 120। लिख देता हूँ मैं 70 + 50 × g। कोई हमने बोला था नहीं बेटा ऊपर गया कि नीचे गया, ऐसा कुछ नहीं बोला। रेस्ट पे है तो सिंपल आपको बैलेंस करना। तो t का ऐसा लिख दिया बच्चों हमने
सर ये 1200 डिवाइड बाई 3, तो टेंशन आ गई अपने पास 400 न्यूटन। सही है क्या? दोबारा देखो, अब आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालने, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे? सिर्फ लड़के के लिए निकालना है। ऐसा काम मैं कल कर चुका हूँ बच्चों, जब आपको मैं नीचे से वेट निकलवा रहा था ना, कुएं से पानी निकालने वाली कहानी। एक लड़के ऐसा है, दो चीज़ इसके ऊपर है सर, इसके नीचे ऐसे वेट लगा हुआ है कितना 700, ऊपर टेंशन लगी हुई है बच्चों, टेंशन की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 400। सही है क्या सर? कितनी नॉर्मल चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, कितनी नॉर्मल रिएक्शन चाहिए बच्चों? नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 300 न्यूटन। यदि केजी में बताए कितनी रीडिंग आई, अभी बताओ वेइंग मशीन की रीडिंग क्या, कितना आ जाएगा बच्चों? 30 kg। सही है क्या बच्चों? इसके बाद ब्रेक करके देखा था मैंने, बहुत आसान है। डायरेक्ट सवाल थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब मैंने ब्रेक किया, एक बार आप लिफ्ट के सिर्फ सोच लो, लिफ्ट को किया तो इस एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, 3T हो गया, नीचे पूरा वेट हमने बैलेंस कर दिया, इसका 70 इसका 50 बैलेंस करके टी निकाल दिया। जैसे टी आ गया, फिर सिर्फ लड़के की बात सोचा, क्योंकि लड़के के ऊपर दो फोर्स मुझे नजर आई थी, एक वेट एक टेंशन, फिर नॉर्मल से बैलेंस करना, तो वो हमने किया है। अब देखो आपको एक क्वेश्चन इसी का आगे निकाल रहा हूं, ये आप सोल्व करोगे। फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना अपवर्ड्स सच दैट जो आपका होगा बच्चों, बॉय विल लीव सरफेस, ये सरफेस को छोड़ देगा। लड़का जब सरफेस छोड़ दिया, मतलब नॉर्मल की वैल्यू क्या रखनी है बच्चों आपको? 0। मतलब सीधी सीधी कहानी समझ में आएगी सर, जो लड़के का वेट है वो टेंशन के बराबर आप कर लो, और ऐसा कुछ बन जाए। देखो आप बना के देखो, कब आपका लड़का छोड़ा, देखो एक कहानी दी आ जाएगी सर 3T जो होगा, क्योंकि अपवर्ड मोशन बोला है, अपवर्ड मोशन बोला है, तो आपका कैसा बनेगा? दोनों कंडीशन चेक करो बेटा, अपवर्ड में डाउनवर्ड में कहाँ फर्क पड़ता है। तो क्या बन जाएगा आपके पास बच्चों? टी की वैल्यू 3T, नीचे कितना था सर? टोटल मास कितना था अपने पास सर? 120, तो 12G प्लस A। सही किया क्या? एक इक्वेशन तो इस फॉर्म में बन जाती है अपने पास, या लिखा जाए 320 आपका, सॉरी 120 और G की वैल्यू 10 प्लस A। एक तरीका तो ये बन जाता है बच्चों। सही है। अब लीव करने का मतलब दोबारा समझते हैं। टेंशन की वैल्यू क्या है सर? टेंशन की वैल्यू यदि सरफेस आपको लीव कराना है, तो जितनी भी टेंशन लड़के के हाथ पे लगेगी ना, वही आपका वेट को बैलेंस करेगी। वेट कितना लड़के का बच्चों? 700। तो टेंशन आपको क्या लेना पड़ेगा? 700। नॉर्मल क्या लेना पड़ेगा? 0, क्योंकि मैंने बोला बच्चों जब भी सरफेस लीव करना तो नॉर्मल क्या होगा? 0। अब मेरे ख्याल से अपना आंसर आ जाएगा बच्चों। नॉर्मल की वैल्यू ले लो आप 700, यह आ जाएगा आपका 120 और 10 प्लस A। सोल्व करना बच्चों इसको, यह आ जाएगा 2100 डिवाइड बाई, या चलो उसी फॉर्म में, आसान फॉर्म में, 2100, यह आ गया 1200 प्लस 120A। सोल्व किया तो बेटा आ जाएगा 120A इज इक्वल टू 120A इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 900, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 900 डिवाइड बाई 120। सोल्व करना बच्चों, कितने में कैंसिल होगा? 6 पे, ये 15 और ये 2, 7.5 मीटर पर सेकंड। बच्चों को एक बार सुनते रहना बच्चों बात को। जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं ना, पार्ट 1 अच्छा है, सबको पसंद भी है, बढ़िया भी है। जैसे मैं पार्ट 2 करता हूं, बच्चे के मन में एक शंका आती है, एक डाउट आ जाता है, सर ये आपको कैसे पता ऊपर चलेगा? आपने G-A क्यों नहीं यूज किया? बच्चा मुझे पूछता है सर आप G प्लस A आप कहां से कंसेप्ट लगा रहे हो? फिर मैं उसको पता क्या बोलता हूं, आप G प्लस A ही मान लो बेटा, नीचे आता तो अपने आप A की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। अरे समझे क्या? इसके लिए एक्चुअली मुझे मोशन ऊपर ना करके नीचे करना पड़ता ना, तो A की वैल्यू नेगेटिव आ जाती। इसका मतलब ये नेगेटिव का मतलब क्या सर? नीचे जा रहा होगा, रिटार्डेशन है। बात समझ में आई क्या? आपको सिंपल G प्लस A के सोल्व किया, वही एक बार इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाई, छोड़ दिया, फिर मैं कंडीशन देखा सर सरफेस लीव करना है, तो आपका नॉर्मल 0 किया, वैल्यू पुट के आंसर आ गया। सही है बेटा, मेरा पॉजिटिव आंसर। इसका मतलब क्या सर? ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 7.5, इससे ज्यादा आप जाओगे तो लड़का ही हवा में उड़ जाएगा, लिफ्ट को छोड़ दो। सही है क्या? बनाओ शाबाश। वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला आसान और इंपॉर्टेंट। सेम फिर अगेन एनसीईआरटी बच्चों ने बोल देता लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तब क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं था, यही सोल्व होता जैसे हमने किया हुआ है। कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक्सेलरेशन से फर्क पड़ता है ना। जब तक A0 कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वही कहानी जैसी थी, G को G की जगह ही लिखा जाएगा। बना बच्चा आपने जो लिखा ना बेटा, सर बॉय विल लीव सरफेस को अंडरलाइन कर लेना। ऊपर क्वेश्चन में लिखा हो ना लीव सरफेस वाला, लीव सरफेस का मतलब कल भी आ चुका, आज भी आ गया, एक बार अब फिर आएगा। सर पे छोड़ना मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी आपको 2 पार्ट में करा रहा बेटा। पहले वाला पार्ट PMT में 4-5 बार आ चुका है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली।
जो अभी मैं आपको करवा रहा सूडो का सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो बच्चों यही बनेगा आपका जो नेक्स्ट वाला है, और वो आपने ढंग से पहले वाला सीख लिया तो बच्चों अपने आप बन जाएगा। उसके ऊपर डबल स्टार पीएमटी आप मार्क कर लो। बच्चों पैरेलल ऐसे ही सोल्व करें जैसे मैंने ये सोल्व किया, आप भी पैरेलल करना है। पहले वाले पार्ट के ऊपर डबल स्टार पीएमटी उसकी स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूं। अरे बना लिया क्या? गुड। देखो बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास m, स्मॉल m लिखना बेटा, ए ब्लॉक ऑफ मास m, छोटा m, ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on an inclined wedge, is placed on an inclined wedge having mass capital M, उसका मास लिखो बेटा कैपिटल M। वेज का जो आपका बच्चों मास वो कैपिटल M है और उसके ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ उसका मास स्मॉल m है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ wedge such that block will be at rest। बच्चों पहले मैं ऐसे बच्चों एक्सेलरेशन भी आपसे क्वेश्चन में पूछा पीएमटी में, आपसे बच्चों उसने फोर्स भी पूछा कितनी फोर्स में लगाऊं वेज के ऊपर कि जो छोटे वाला ब्लॉक हो रेस्ट पे रहे, और बच्चों कई बार सीधा एक्सेलरेशन को दूसरे तरीके से पूछा है। वो तीनों ही बातें हम आपको बताता हूँ। पहले डाउट क्लियर हो, सर यदि आपका ये वेज एम है, स्मूथ सरफेस है, तो यदि ऐसा रखा तो कभी आपका रेस्ट पे रह ही नहीं सकता। क्यों सर? सरफेस के अलोंग आप लगती है mg sin थीटा और फोर्स है तो आगे चलने लग जाएगा। तो रेस्ट पे रखा है तो इसका मतलब कोई ऊपर आपको फोर्स लगानी पड़ेगी जो इस mg sin थीटा को बैलेंस करे, तभी संभव है। बच्चों में आपको दो तरीके बताता हूँ, प्रैक्टिकली सवाल भी है। इसको आप ऐसे एक्सेलरेशन दो तब रुक सकता है, या इस डायरेक्शन में दो तब रुकेगा। अरे आप देखो इसको ऐसे झटका देंगे, ऐसे देंगे, सूडो ऐसे लगेगी तो एक कंपोनेंट इसका साइड ऊपर आ जाए और रुक जाए। यदि मैं इसको ऐसे खींचता बच्चों, सूडो भी यही थी mg sin, तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए पहली बात तो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये आएगी। सही। अब इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ, आराम से देखना बच्चे क्वेश्चन को। बच्चों ये आपका m है और ये आपका कंपाउंड में लेना सिखा दिया बेटा mg sin थीटा, और ये वाला जो है बेटे mg cos थीटा। यहां तक आपको पहले बता दिया हमने कई बार। अब आगे आ जाओ सर, ये जब एक्सेलरेटिंग फ्रेम होता है सूड आपका एक्सेलरेशन के अपोजिट, सही लगाया क्या? एक्सेलरेशन ऐसे बेटा ओरिजेंटल में पीछे ma सूडो लगती है। बच्चों यदि ये एंगल आपका थीटा है तो ये वाला क्या होगा? थीटा होगा। अरे वही हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ प्लेन का एंगल है, तो ऊपर कौन सा कंपोनेंट सर जिसके साथ थीटा है उसको बोलते हैं ma cos थीटा। सही बोला बच्चों? सर जिसका साथ आपका नहीं है उसके साथ क्या बोला जाएगा बच्चों? आपका ma sin थीटा। पहली बात है समझ में आई आपको कंपाउंड करना। अच्छा अब देखो, आपको बोला रेस्ट पे रहेगा, आपको बोला बच्चों रेस्ट पे रहेगा, तो रेस्ट पे रहने का मतलब क्या सर? ये तो ना फोर्स इक्वल हो जाए तो रुका रहेगा। इक्वल करता हूं बच्चों, देखना एक बार, इक्वल किया मैंने यहाँ पे। सर आप लिखो mg sin थीटा दैट इज इक्वल टू ma cos थीटा। सही लिखा बच्चों? सर a की वैल्यू आ जाएगी g tan थीटा। यहां तक बात क्लियर है क्या? इसको सीधा याद कर लेना, 20 बार सवाल पूछा हुआ है इसको। एक तो यही तक आंसर सुनते रहना बच्चों। एक तो आ गया g tan थीटा। एक बार पीएमटी वाले ने बहुत होशियार बनके क्या बोला पता आपको? इसी के लिए व्हेन विल बी रेस्ट थीटा नहीं दिया, उसने बोल दिया इफ एंगल इज 1 into x। आपको ऐसा थीटा बताने से ये दे दिया एंगल जो आपका 1 in x है। 1 in x बोलने का मतलब होता है बच्चों वो आपको साइन थीटा देना चाहता है। 1 in x बोलने का मतलब होता है बेटा ये आपका x और ये आपका 1, ये साइन थीटा की आपको वैल्यू देता है। जब आपको 1 in x, 1 in 10, 1 in l कुछ भी देता मतलब आपको साइन थीटा वो दे रहा है। बच्चा हमें किसकी वैल्यू पुट करनी एक्चुअली तो tan थीटा की। और tan थीटा नहीं बना सकते, बना देंगे सर परपेंडिकुलर क्या 1, ये वाला क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज माइनस दिस, तो tan थीटा क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1। तो वहां आंसर इस फॉर्म में दिए थे g डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, g डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, g इंटू एक्स डिवाइड, समझे कैसे ऑप्शन दिए हुए थे। तो जबकि आंसर सीधा क्या g tan थीटा, और tan थीटा को इस फॉर्म में लिखा हुआ है। दोबारा सुनो, उसने मुझे बोला फोर्स क्या रिक्वायर्ड है बताओ, फोर्स क्या रिक्वायर्ड है रेस्ट पे रखने के लिए बताओ। यदि एफ लगा रखा एफ की वैल्यू बताओ। पर एफ निकालना कितना आसान काम था सर, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका आ गया, मास कितना बेटा पूरा m प्लस m इंटू ए। सही लिखा क्या? आंसर क्या आ जाएगा बेटा m प्लस m g tan थीटा। अरे स्टेप वाइज समझ में आ रही बात आपको? पहले g tan थीटा निकाला, उसी का तरीके से ऐसे पीएमटी पूछा था वो क्लैरिफाई कर दिया बेटा। फोर्स पूछाइए, इसका लास्ट पार्ट है बच्चों। लास्ट पार्ट ऐसा बोला आप बताओ फोर्स अप्लाइड, मतलब नॉर्मल पूछना चाहता है आपको। इसी क्वेश्चन में बोला
जब वो रेस्ट पे आप नॉर्मल फोर्स बताओ क्या आएगा। तो नॉर्मल का लिखना तरीका, फोर्स अप्लाइड बाई सरफेस ऑन ब्लॉक। एक ही तरीका बस, एक्चुअली नॉर्मल बोलना चाहता, पढ़ के देखो दोबारा। फोर्स अप्लाइड बाई सरफेस, सरफेस कौन सी फोर्स ऑफर करती है बच्चों? नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ लगती है सर? परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस ऐसी है सर, इसका मतलब क्या, ये वाली चीज क्या आपकी नॉर्मल है। सही बोला क्या मैंने? ये नहीं बोला नॉर्मल हमेशा ऊपर, हमेशा ऐसा नहीं बोला, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा। तो बच्चों एन की वैल्यू अब निकाल दिया था पहले ही, हम जानते हैं इसी फ्री बॉडी डायग्राम से, एम जी कोस थीटा एम ए साइन थीटा। देखते रहना, बड़ा गजब का आंसर आएगा। एम जी कोस थीटा एज इट इज बच्चों, और ए की जगह लिख दिया बेटा मैंने जी टेन थीटा है, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर, नीचे आ गया कोस। सही लिखा क्या? और 10 पुट किया तो बच्चों देखो कोस को जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर। सीधा आंसर लिखा एम जी डिवाइड बाई कोस थीटा। बस समझ में आई क्या? थोड़ी देर में आंसर और आएगा एम जी के साथ ही। जब आपको लीव करना, देखो मैंने कितने पार्ट करा दिया मैंने, क्योंकि हर टाइप से सवाल पूछा हुआ है। यदि बोलता रेस्ट पर एक्सेलरेशन बताओ तो जी टेन थीटा आंसर है। मैंने ये वाला फोर्स बराबर किया, आसान काम है, आंसर आ गया। ठीक, इसके अलावा बोला सर 1 इन एक्स की फॉर्म में है, तब बताओ। तो 1 इन एक्स की फॉर्म में मैंने ऐसे सोल्व करके आपको बता दिया बेटे टेन थीटा ये होता है। दोबारा बोला एक्सेलरेशन मत बताओ, आप फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी वेज के ऊपर की और रेस्ट पे रहे, तो वही एक्सेलरेशन जानते हैं जी टेन थीटा है, और इंटू आपने मास कर दिया, आंसर आ गया। उल्टा पूछा कि जब ये रेस्ट पे है तो सरफेस ने कितनी फोर्स लगाई, तो नॉर्मल पूछना चाहता हूँ क्या आएगा बेटा, एम जी डिवाइड बाई बना। देखो शाबाश, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। ये वाला आपका लर्न में लिख दिया, फ्रंट पेज पे भी जाएगा, डायग्राम सहित फ्रंट पे बनाना इसको। ऐसे एक्सेलरेशन रेस्ट वाले के लिए जी टेन थीटा है ना। अब लेट में आए हो पता नहीं, शुरुआत में 2-5 पेज छोड़ दिए होंगे आप लोगों ने, अब लेट आए बेटा ना। उस फ्रंट पेज पे आप 4-5 चीज़ें लिखी होंगी, उनमें एक चीज़ ये आ जाएगी, जब रेस्ट पे रहता है उस टाइम पे एक्सेलरेशन जी टेन थीटा है। 1 इन एक्स वाले आप मेरे ख्याल से भूलोगे नहीं, भूलोगे तो वो भी लिख लेना। डायरेक्ट सवाल आ सकता है बच्चों, ये बड़ी बात नहीं बोलता। जैसे जैसे जेई के पेपर होंगे ना, 7-8 में एक में सवाल जरूर मिलेगा। ये अभी जो जेई का पेपर कल शुरू हुआ, एक पेपर में सीधा सवाल जरूर मिलेगा। ये सूडो समझो बेटे, मैंने ऐसा उल्टा लगाया है ना, एक्सेलरेशन के अपोजिट लगेगा। उसमें बेटा पहले वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा था, वो आपको जब रेस्ट वाला बताया था। सेकंड वाला सिर्फ इसलिए करवाया कि आपको यदि कोई भी बोलते ना बेटा मोशन एक्सेलरेशन में, फिर आप बोलो सर ऐसा करवाया नहीं, चीज़ वो आसान थी इसलिए बता दिया। दोबारा देखो क्वेश्चन और बना बच्चों आपने, इसी का एक उल्टा पार्ट करवाता हूँ बच्चों, सेम यही क्वेश्चन है। अब वो बताएगा ऐसी एक्सेलरेशन आप बताओ जब ये ब्लॉक जो है सरफेस छोड़ दे। अब मैंने कैसे करवाया बच्चों, आपको जो ये रेस्ट पे रहे, तो इसलिए मैंने ऐसे एक्सेलरेशन करना पड़ा। अब ऐसे खींचूंगा तो हवा में उड़ने की ज़्यादा संभावना है। हवा में उड़ना मतलब क्या, तो सरफेस उड़ना मतलब क्या बेटा, नॉर्मल जीरो करना। सही है क्या? एक क्वेश्चन में बनाओ इसी का, इस पे डबल स्टार पीएमटी लिखा, ये लर्न में भी आएगा। देखो एक बार, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ वेज सच दैट ब्लॉक विल लीव सरफेस। लीव सरफेस को अंडरलाइन बच्चों। एक बार ये समझना बेटा, इस साइड खींचना पड़ेगा, नहीं भी आए ना गलत भी बन जाए तो आपको दिखाई देगा। नॉर्मल जीरो करने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। क्यों? देखो एक बार, वही फ्री बॉडी डायग्राम एम मैंने बनाया बच्चों, एक में कोई संचय नहीं है सर। ये एम जी साइन थीटा आएगा, और ये एम जी को, इसको मैं अलग से 2 बार समझा चुका हूँ जो आपको। ये साइन थीटा और कोस थीटा कैसे लिख रहा हूँ बच्चों। जब आपको सूडो फोर्स लगानी है सर, ऐसे ए लिया तो मेरे ख्याल से ऐसे लेना पड़ेगा एम ए। और कैसा थीटा था बच्चों, ये आपका थीटा, देखो ये थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ भी थीटा लिखा। तो क्या बन जाएगा बेटा इस साइड, एम ए कोस थीटा। बच्चों इसका कंपोनेंट मैं ऊपर लूँ कि नीचे लूँ बेटा? ऊपर लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट बीच में रहता है और दोनों कंपोनेंट आपके परपेंडिकुलर वेक्टर में समझाया है। तो बच्चों ऊपर क्या चला जाएगा, एन ए आपका एम ए साइन थीटा। आपको नॉर्मल जीरो करनी, इसका मतलब क्या, ये और ये बैलेंस हो जाए, आंसर आ जाएगा। बैलेंस करना बच्चों, एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। एम से एम कैंसल, ए इज इक्वल टू जी कोट थीटा। बच्चों इस फॉर्म में आंसर नहीं देता, इस फॉर्म में देता जी डिवाइड बाई टेन थीटा, क्योंकि वो जानता है आप लोगों ने रट्टा बिठाया हुआ जी टेन थीटा, समझे क्या? वो कोट की फॉर्म में नहीं पूछेगा, वो बोलेगा सरफेस लीव किया तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन जी टेन थीटा आएगा जी बाई टेन थीटा आएगा, या जी सेक थीटा आएगा, या जी डिवाइड बाई सीकेंड थीटा। समझे? इस फॉर्म में आएगा जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। जब रेस्ट पे रहेगा जब जी टेन थीटा बेटा, जब वो आपका लीव करेगा तो जी डिवाइड बाई टेन थीटा। सही है क्या? यदि अब आप बोलो कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, फोर्स कितनी रिक्वायर्ड थी बच्चों, एक्सेलरेशन आपको दिया तो वो भी निकल जाएगा सर, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे बात समझे, ये दोनों मिले जुले, इसलिए दोनों एक साथ करवा दिया बेटा मैंने। सर क्या आपको ये पूछ सकता है जो तीसरे वाला पार्ट आपने बताया था
क्या आपसे बच्चा अब ये पूछा जा सकता बेटा, जो तीसरे वाला पार्ट मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कितनी ऑफर करेगा, नहीं पूछ सकता। अरे नॉर्मल क्या है, 0। सही है क्या, बनाओ शाबाश बेटा। 1 इन x वाला है ना, यहाँ भी डेंजरस आंसर बनता, तो ऐसे बनता g इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, g इंटू √x स्क्वेयर माइनस 1। अब देखा, अच्छे से याद करना है इनको। सूडो को बेस्ट सवाल सूडो के बनते हैं बच्चों। एक दौर कराता हूँ, आपका डाउट खतरनाक तरीके से दूर करेंगे, जो आपका आज तक का डाउट था। सवाल आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ भी उसका आंसर आएगा। कॉपी जाके आप घर जाके पढ़ रहे होगे ना, साथ साथ पढ़ते रहोगे ना, आपको ऐसे आनंद आने लग जाएगा। हाँ सच में मुझे समझ में आ रहा है। यदि आपने 2-3 दिन भी नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत शुरू हो जाएगी, यार पता नहीं क्या बताया था। साथ साथ आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ऐसा बोला सर ने, इसकी तरफ लगा, इससे दूर लगेगा, फिर आपको दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा, आप टेंशन देखोगे ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ। फिर बच्चों कई बार क्या क्वेश्चन बनता है बेटा, शेप ऑफ लिक्विड में क्वेश्चन बनता है, वो भी आपका डाउट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल पैरेलल करा के वो आपको साथ में कराता हूँ। एक देखो, एक बार आप बना बच्चों आपने, छोटा सा एग्जाम्पल और देखो। अब एक साथ फिर आप बनाना। मैंने बोला बच्चों आपके पास ऐसा कुछ है, एक कार्ट है या एक गाड़ी है, जो भी है। अच्छे सुनते रहना, 2-3 एग्जाम्पल आएंगे एक साथ, बहुत बढ़िया बढ़िया। आपके लगातार डाउट है बच्चों, दूर हो जाएंगे। बच्चों हमने ये रेस्ट पे है, जब ये ऐसे ऐसे रहेगा मास m, आपने इसको एक्सेलरेशन a दे दिया, तो मेरे ख्याल से जब आप a दोगे ना बच्चों, तो अंदर क्या फ्रेम हो गया आपका, एक्सेलरेटिंग। तो एक्सेलरेटिंग है तो यहाँ चला जा। सर कैसे पता यहाँ चला जाएगा, क्योंकि बेटा इसके पास 2 फोर्स एक्टिंग, पहले सिर्फ mg था, अब सूडो के अपोजिट क्या लग जाएगा बेटा, ma। तो बोला रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, यदि फोर्स रिजल्टेंट आप पूछोगे क्या आ जाएगा, m√a² + g²। सही लिखा मैंने। अरे 2 वेक्टर जब परपेंडिकुलर ऐसे लगता था, f1² + f2² अंडर द रूट। यदि कोई मुझे बोले आप वर्टिकल के साथ एंगल बताओ, देखो मैं कैसे बनाता इसको। फिर इसको मैं ऐसे बनाता, सर ये फोर्स क्या लगाई आपने, ma, ये फोर्स क्या लगाई है सर आपने, mg, सर यहाँ क्या बनाया आपने, f रिजल्टेंट। एंगल यदि वर्टिकल के साथ पूछा तो tan थीटा निकाल पाओगे क्या, सर परपेंडिकुलर माने ma डिवाइड बाई mg, तो थीटा आपका आ जाएगा a डिवाइड बाई g। अच्छा, ये कहानी ऐसे ही बताया आपको मैंने, इसका यूज यहां करता हूं। उसने बोला एक कंटेनर है, इस टाइप से पानी पूरा भरा हुआ, और आपने इसको एक्सेलरेट कर दिया ऐसे। तो आपसे सवाल पूछता अलग अलग, जब आपने एक्सेलरेट ए से किया तो किस शेप में आपको मिलेगा, फाइनल जो शेप होगी लिक्विड की किस फॉर्म में होगी। इस फॉर्म में आंसर पूछा हुआ बच्चों, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सर ऐसी होगी क्या, नंबर 1, सर ऐसी होगी क्या, नंबर 2, नंबर 3 आपको सर ऐसी ही रहेगी जैसी थी। इस टाइप से अलग अलग ऑप्शन आपसे पूछता है। जब खींचोगे तो पानी की शेप कैसी आएगी, सही है क्या, कुछ आइडिया लगा पाओगे बेटा, 1 2 3 कौन सी आएगी, क्यों आएगी, देखो अब लॉजिकल। सर मैं जानता हूं शेप जो भी आएगी ना, जो आपका सरफेस ऑफ लिक्विड होता है बच्चों, सरफेस ऑफ लिक्विड, वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स, परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स। सर ऐसा क्यों, अरे जब तक मान लो ऐसा है, एक बात सुनना बेटा अच्छे से। अब मान लो, अब लिक्विड का थोड़ी देर के रबर वबर कोई भी डिफॉर्मेबल चीज मान लेते हैं। सर यदि ऐसा मेरे पास है, अब यहां से खींचो तो यहां से ऐसा हो जाएगा, अब यहां से खींचो ऐसा हो जाए, जिस साइड फोर्स लगे वहीं से डिफॉर्म हो जाता है। वो किस फॉर्म में जाके रुकेगा, सर जब जाके रुकेगा जब आपकी परपेंडिकुलर फोर्स हो जाए, बस फिक्स, इसके आगे अब कहीं चेंज नहीं हो सकता है। सर यदि परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल पे लगा दिया, ऐसे लगा दी फोर्स, फिर मैं क्या करता, एक कंपोनेंट यहाँ, एक कंपोनेंट यहाँ, ये वाला इसको आगे बढ़ा देता, ये वाला खींचने लग जाता, फिर शेप चेंज होने लग जाती। शेप तब जाके फिक्स होती है जब आपके पास परपेंडिकुलर हो जाए फोर्स। तो किसी भी लिक्विड की कभी भी शेप आपको फाइनलाइज करनी है तो एक ही चीज देखो, सर नेट फोर्स देख लो, नेट फोर्स के परपेंडिकुलर आंसर है। देखो इसका नेट फोर्स, सर नेट फोर्स किसी में भी देखो क्या बनेगा, mg नीचे है और ma, ये सेम टाइप का सवाल है बेटा, तो कैसा बनेगा नेट फोर्स, ऐसा। तो देखो बच्चों इसी में नेट फोर्स ऐसा है, इसमें तो ऐसी नेट है तो नहीं बनेगा, ऐसी नेट है ये भी नहीं बना, कौन सा आएगा, 1 करेक्ट। सही है क्या, जब भी शेप देखना है तो नेट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ लिक्विड। नेट फोर्स आप देख लो, नेट फोर्स देखते ही अपने आप आंसर आएगा। लास्ट सवाल इसी में बेसिक पर और देखो, ये भी आपका बहुत बड़ी दुविधा, इंक्लाइंड प्लेन एंगल थीटा, यहां आपने ऐसा पकड़ा हुआ, एक कार्ट है, कार्ट के ऊपर पहिया लगा हुआ है, पढ़ा आपने क्वेश्चन, ये पढ़ा होगा, मास m है, फ्री फॉल आपने छोड़ दिया, इसको ऐसे ही लीव कर दिया, आपने इसको लीव किया तो उसमें ऐसा दिया हुआ बेटा, ये जो एंगल कितना बनेगा, जो एंगल है ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा, ये थीटा बनेगा, ये आपका 90 माइनस थीटा बनेगा, या आपका 90 प्लस थीटा, इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। जब इसको आप छोड़ते हो तो कैसा आपका एंगल बनेगा, ये ऊपर अल्फा। तो बच्चों इसको एक बार समझा रहा हूं, एक बार में समझ में आएगा।
दो कंडीशनल देखना इसको आप। पहली कंडीशन बच्चों, जब ये पूरा रेस्ट पे, पीछे से एक लड़के ने इसको पकड़ा हुआ, ये ऐसे रेस्ट पे है, तो कैसा ब्लॉक होता? सर मैं जानता हूं अंदर यदि मास m है तो m के ऊपर एक ही फोर्स लगती तो वो नीचे mg लगती है, तो इसकी शेप पक्का ऐसी होती mg के कारण। सही है क्या? जब ने पकड़ा होता तो mg हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगती है, ऐसे ही रहता सिंपल, नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में, एंगल नहीं। ऐसा नहीं बोला इसने। जब आपने छोड़ दिया, जैसे आपने छोड़ दिया तो पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नीचे जी साइन थीटा। बात मानते हो बच्चों? जी साइन थीटा नीचे, पूरा फ्रेम मूविंग जी साइन थीटा है। तो आपकी क्या लगेगी बच्चों? सर एक तो लग जाएगी सूडो फोर्स, कैसी? एम जी साइन थीटा। सही है क्या बेटा? इसके ऊपर जब पहले जी लगा था, इसके ऊपर मतलब कंपोनेंट दे दो एम जी साइन थीटा, एम जी कोस थीटा। तो ये इसका यदि ऐसा वेट है एम जी, पहले ऐसा वेट था ओनली एम जी, अब मेरे पास एक सूडो फोर्स भी बेटा, पहले सिंपल एम जी था, इस फॉर्म में था, अब एम जी भी और पीछे सूडो भी है। तो एम जी को ब्रेक किया जा सकता है क्या बच्चों? एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो आपको तुम आंसर मिलेगा सर सिंपल एक फोर्स बच जाएगी, एम जी कोस थीटा बचेगा और जो अल्फा आएगा दैट इज 90 डिग्री। सुना ही तुम लोगों ने कभी ये सवाल देखा है तुमने? अरे अपने मॉड्यूल का सबसे मुश्किल सवाल है एनएलएम का, सबसे अच्छा सवाल एनएलएम का ये है। बच्चे पहले गाड़ी को ऐसे रखा हुआ इंक्लाइन प्लेन थीटा पे, इसका एकदम छोड़ दोगे तो छोड़ने के बाद इसका वर्टिकल से क्या एंगल बन रहा है? सर आपका 90 डिग्री है कि थीटा की लेस देन 90 मोर देन 90। तो इसको ऐसा सोचना पड़ेगा, जब मैं पकड़ा हुआ हूं, जब इसको ऐसे पकड़ा हुआ हूं, ऐसे तिरछा पकड़ रखा, लेकिन सिर्फ मास के ऊपर एक ही फोर्स एम जी नीचे ही ऐसे वर्टिकल ऐसे लटकता रहेगा। सही है? एम जे कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? एम जी कोस थीटा और एम जी साइन। जैसे छोड़ दोगे सर पूरा फ्रेम जी साइन थीटा से नीचे गया तो सूडो लग जाएगा एम जी साइन थीटा। अब देख बेटा उसके ऊपर दो फोर्स हो गई, एम जी सिंपल नीचे था, एक सूडो हो गई एम जी साइन थीटा। जो पहले नीचे एम जी, उसके दो कंपोनेंट, एक एम जी साइन थीटा और एक एम जी कोस थीटा। एम जी साइन थीटा सूडो वाला और एम जी साइन थीटा वेट वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक फोर्स बचेगी एम जी कोस थीटा, और कैसी होती है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसलिए ये एंगल छोड़ने के बाद हमेशा 90 डिग्री रहता है। सही है क्या? ये एंगल छोड़ने के बाद 90 डिग्री रहेगा। बना लो, बनाना तो नहीं रहेगी। तो अगला सवाल कर, वहां तक तुम पहुंचे नहीं शायद। अरे वो कभी सवाल तुमने देखा है आगे वाला? बच्चों वो सवाल आपने कभी देखा है क्या? ट्रॉली वाला बुक ही नहीं खोली तुमने यार। अब बात आपको पकड़ में आई, इससे इस बात से मैं समझा पा रहा हूं बेटा। नेट फोर्स आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी से, धागा लटका हुआ तो एक ही फोर्स लगेगा एम जी कोस थीटा, इससे 90 डिग्री पे ही रहेगा वो। सरफेस ऑफ लिक्विड जो होगी बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स होगी। नेट फोर्स आप बना लो, उसकी सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर, मान लो बच्चे ये है, मान लो ये सरफेस आपकी बोलते हैं फाइनल सरफेस ये होगी, और मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया एफ, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यहाँ खींचने लग जाएगा सरफेस को, एक नीचे दबाने तो चेंज होने लग जाएगी। समझे क्या? तो इसलिए नेट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर, जब ये ऐसी फोर्स बन जाएगी फिर कहीं खींच नहीं सकती है, खींचे फाइनल ये बन जाएगा। बस पहले वाला बना लिया अपने बच्चों? 2 मिनट सब्र से सुन लो फिर तुम्हारी शक्ल। यहाँ देखो एक बार, ये बात मैंने क्या लिखा हुआ समझा रहा हूँ बच्चों। मान लो लिक्विड की ये सरफेस है बेटा, है ना, और यदि बच्चों मैंने ऐसी फोर्स लगाई ऐसी, तो क्या करेगा? एक ही कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा फोर्स का, एक यहाँ, ये सरफेस को लंबी करे ऐसे दबाने लग जाएगा। मान लो ऐसी शेप बन गई। सही है? मान लो लिक्विड की ऐसी शेप बन गई, फिर आपने फोर्स लगाई। यदि बच्चों फोर्स किसी एंगल पे आप लगाओगे ना, तो ये दो काम, ये इसको लिक्विड को यहाँ पसारने लग जाएगी, फिर ये शेप ऐसी हो जाएगी, ऐसी ऐसी ऐसी, यहाँ से ज़्यादा अंदर चली जाएगी क्योंकि खींच रहा है। इसलिए मैंने बोला जब भी आपको हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर, ताकि खींचेगा तो सही लेकिन शेप चेंज नहीं होगी। अरे खींच तो सकता नहीं लेकिन शेप चेंज नहीं होगी। इसलिए मैंने बोला जो फोर्स रहेगी हमेशा लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है, ताकि शेप चेंज ना हो। हमने शेप की बात की है, ये नहीं पता कितना अंदर क्या है। ये फ्रेम का एक्सेलरेशन है बेटा, क्योंकि नीचे क्या छोड़ेंगे? नीचे जी नहीं आएगा। ये यहाँ से मैं किसी को ड्रॉप करूँगा तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन जी। किसी प्लेन पे करेंगे ड्रॉप तो फ्री में कितना आएगा? जी साइन थीटा, क्योंकि एक कंपोनेंट यहाँ चला गया जी, इसलिए वहाँ जी साइन थीटा लिखा हुआ है। आगे देखो बच्चों, अच्छा पोर्शन एक और आ गया बच्चों, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन बेटा। कंस्ट्रेंट मोशन ऐसी चीज है बच्चों जो एक दूसरे के साथ अटैच होकर चलता, मतलब एक चलेगा दूसरी मजबूरी है। कैसा? देखो बच्चे से इसको बच्चों एक दो बात आप पकड़ेंगे, वहां से अपना काम बन जाएगा। जैसे बच्चों ट्रैक्टर ट्रॉली का देखो आप, ट्रैक्टर आगे चल रहा है, उसे जोड़ा हुआ ट्रॉली को मजबूरी में चलना पड़ता है उसके साथ, है ना। कई मोशन ऐसे जो अटैच्ड हैं, जैसे देखो दोबारा मान लो बच्चे ये वाला मोशन है, ये अब देखो हर जगह पेन ऊपर नीचे साइड में कहीं भी जाएगा। इसके लिए ऐसे मैं बाइंड कर देता हूँ, ऐसे पकड़ देते हैं, तो सिर्फ इसका एक मोशन बच जाता है एक्स में या प्लस में या माइनस में, बस। समझे क्या? इसका कंस्ट्रेंट मोशन होता है बच्चों, कहीं से आपने रोक दिया बाकी दिशा में चल रहा। देखो कैसा,
यदि यहाँ ऐसा बोलता हूँ बच्चों, अपने पास एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे एक आपके पास है m मास और ये एंगल थीटा पे है और ऊपर ऐसे बच्चों पुली लगी हुई, पुली से आप ऊपर ऐसे खींच रहे हो ऐसे, इसकी वेलोसिटी आपको पता v। सर यदि आप v से खींचते हो तो नो डाउट ये आगे पीछे जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी आप ये बताओ। मैंने ऊपर से खींचा, ऊपर धागे को v खींचा, हॉरिजॉन्टल खींचा, सर ये मास की कितनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में होगी, पीछे आगे कहाँ होगी आपको बताना। ये कंस्टेंट मोशन होता है बच्चों, जैसे एक चलेगा तो दूसरा चलेगा। देखो कैसा, इसको मैं दो मेथड से बता सकता हूं बच्चों। मेथड नंबर 1 एक आसान है, कैसा, यदि मेरे पास पुल्ली दिया हो बच्चों, एक पुल्ली का ये धागा और एक पुल्ली का ये धागा, हमने पहले बात किया हुआ है। यदि आपको एक की वेलोसिटी पता चल जाए, यदि इसको निकालना, अपने पास वेलोसिटी या एक्सेलरेशन a1 और a2 है बच्चों, एक धागे का एक्सेलरेशन a1, एक का a2, या बच्चों v1 वेलोसिटी या बच्चों v2 वेलोसिटी, सेम कहानी वेलोसिटी के लिए भी वैलिड है। तो यहां का पुली का जो आएगा बेटा एक्सेलरेशन में ऐसे आएगा a1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2, या वेलोसिटी लोगे तो आएगा बेटा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। एक तो सीधा फॉर्मूला बेस बन जाए, फॉर्मूला ये बना। एक दूसरा तरीका होता है बच्चों इसका, मेथड नंबर 2, आप प्रोडक्ट ऑफ t डॉट v जो है जीरो कर दो। जो प्रोडक्ट है बच्चों t डॉट v का आप जीरो कर दो। t डॉट v क्या, t माने टेंशन, v माने वेलोसिटी, डॉट माने बच्चों सेम डायरेक्शन में तो प्लस होगा और बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन और वेलोसिटी है तो माइनस होगा। देखो उसकी बेस पे क्वेश्चन करके पहले दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन पहले अच्छा सा क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ। यदि कोई मुझे बोलता है बच्चों यहाँ पे आपका 2 kg का, अच्छे सुना बेटा, यहाँ पे बच्चों 2 kg का मास रखा हुआ है और यहाँ पे बच्चों अपने पास कोई 3 kg का मास रखा हुआ है और ये आपका ऐसा कुछ है। यहाँ आपके पास एक पुली से धागा गया, ये गया, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ये आपको बोल दिया बेटा इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी जो वेलोसिटी आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड है, अब यहाँ वाली वेलोसिटी बताओ, या एक का एक्सेलरेशन दे दिया बच्चों, दूसरा का एक्सेलरेशन आप बताओ। इस टाइप का सवाल आपका बनता है। तो इसको मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ बच्चों। यदि मैं प्लस वाले से करूंगा थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, यदि मैं टेंशन वाले से करूंगा तो आसान। कैसे टेंशन वाले से, देखो बच्चों, जो ये धागा यहाँ से, अच्छे सुनना बेटा, जो धागा यहाँ से स्टार्ट हुआ टी टेंशन मान लिया, ये धागा यहाँ भी है टी और ये यहाँ घूम तक के भी गया हुआ, इसका भी टेंशन क्या है टी। बात समझ में आई। 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सर 2 kg ऐसे बन गया, तो ये कैसा, टी और टी तो 2t। सर इसको 2t ऐसा दिखाई दिया और वेलोसिटी इसके हमें नहीं पता, v मान लेते हैं या v डैश मान लेते हैं, v1 मान लेते हैं। 3 kg वाले का बनाना बच्चों, सर 3 kg का जो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाओगे, वेलोसिटी दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, आगे की डायरेक्शन में टेंशन देखो, एक t तो बच्चों ये रहा और 2t। बात समझ में आई बच्चों। यदि मैं बोलता इन दोनों का आप t डॉट v जीरो कर लो बेटा, वेलोसिटी आराम से सोल्व होगी। कैसे t डॉट v, देखो इसका 2t भी आगे और v1 भी आगे, तो 2t v1 सही है बेटा, प्लस में, क्योंकि सर कोस जीरो माने 1, लेकिन इसका जब करते हो बेटा टेंशन पीछे और वेलोसिटी आगे, तो माइनस 3t इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 0। सही है क्या। t डॉट v जीरो करने का मतलब होता है बच्चों पावर जीरो करना, और विद इन ए स्ट्रिंग बच्चों पावर डिलीवर्ड हमेशा जीरो होगी। या वर्क पावर में आपको समझा दो बेटा, वर्क ही जीरो होता है। एक ही धागे के अंदर वर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि धागा कभी डिस्प्लेस खुद थोड़ी होता है, और धागे का एक यहाँ पे मान लो, एक आपका पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ, उनकी आपस में दूरी थोड़ी बढ़ती हो, तो स्ट्रेच होगा कब, इलास्टिसिटी में। पहले आपका नॉन स्ट्रेचेबल है तो कभी वहां वर्क नहीं हो सकता है। जब वर्क नहीं होगा तो पावर में, इसलिए मैंने फोर्स डॉट वेलोसिटी क्या किया हो, जीरो। यदि यहां से आंसर निकालना चाहो तो क्या बन जाएगा बेटा, सर 2t v1 इक्वल टू 15t। कैंसिल यदि करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सर t से t कैंसिल, v1 की वैल्यू आ जाएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या। कैसी वेलोसिटी आई सर, जैसी वो थी जैसी ये, तो पॉजिटिव मिल लिया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या बच्चों। बच्चों इसको एक मेथड से मैंने ऐसे सोल्व किया, आराम से सुनो। अब इसको मैं और अच्छे तरीके से और भी समझाता रहूंगा। सबसे सरल तरीका बच्चों t डॉट वी आप कर लो इक्वल टू 0, जिसकी निकालनी वहां टेंशन देख लो, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी देख लो, और जो आपको पूछा हुआ उसका देख लो। वरना एक मेथड ये करते हैं, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, बच्चों वाला यदि करेंगे तो ऐसे करेंगे, छोटे बच्चे ऐसे करते हैं कि ठीक है यार जोड़ जोड़ करते रहेंगे। ये क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, ये क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। कैसे सर, इस धागे की वेलोसिटी क्या, 0, इस धागे की वेलोसिटी क्या बेटा 0, ये कितनी है 5, तो ऐसा लिखा था मैंने सर पुल्ली वाला तो 5 इक्वल टू एक एंड की वेलोसिटी 0, दूसरे एंड की नहीं पता, डिवाइड बाई 2, दूसरे एंड की वेलोसिटी क्या आ जाएगी 10। दूसरे एंड में बच्चों ये धागा 10 है, सही है क्या, ये धागा 10 है, मतलब ये वाला पॉइंट भी कितना आ जाएगा बच्चों, धागे का देख लो आप। फिर यहाँ पे आ जाओ सर, इस वेलोसिटी देखो बेटा सीधा आंसर, ये 0 ये 10 आ गया,
अच्छा इस धागे का ये आ गया 10, इस धागे कितने बेटे यहाँ 5 और 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5 + 10 डिवाइड बाई 2 7.5। सही है क्या? उसमें अपने को लेकिन प्लस माइनस पता नहीं क्या करना पड़ रहा, जबकि टी डॉट वी में मैंने क्या किया सिंपल सर एक बार टेंशन वेलोसिटी लिया, टेंशन वेलोसिटी इक्वल टू 0 सीधा आंसर। सही है क्या? इसको बनाओ एक दो मेथड में शेप करके दिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन और। ये 2 किलो, ये आपका 3 किलो। दूसरे वाला मेथड देख लो भाई एक बार दूसरे वाला मेथड देख लो बेटा। दूसरे वाले मेथड से आपको टफ पड़ेगा, नहीं करना, ऐसे बता रहा हूँ। देखो बेटे आपको मैंने क्या बताया, एक बार ध्यान देना सर। पुल्ली का जो एक एंड है, पुल्ली की जो वेलोसिटी है अलग अलग धागे का यदि A1 A2 है तो A पुल्ली आ जाएगा बच्चों A1 + A2 डिवाइड बाई 2। यदि वेलोसिटी जैसे वेलोसिटी लिखा। अच्छा सुनना बच्चों, अच्छा सुनो एक बार सर। यहाँ पे देखो आप इसके लिए देखो बच्चों, इस सिस्टम के लिए मैं बना रहा हूँ। इसके लिए बना दो। ये कितना है सर? ये तो ब्लॉक के साथ चल रहा 5 मीटर पर सेकंड। सही है। ये कितना है सर? 0, क्योंकि यहाँ पे क्या फिक्स है। इस धागे की वेलोसिटी क्या आ जाएगी सर? पता नहीं, मान लो x + 0/2 = 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई बेटा? इस धागे की वेलोसिटी कितनी आ गई सर? ये 10 मीटर पर सेकंड आ गया, हमने निकाला है सर। इस धागे की कितनी है सर? ये इस ब्लॉक से अटैच है, कितना? 5 मीटर पर सेकंड। और ये पुल्ली सिस्टम के लिए आप फिर देख लो सर। 10 + 5 डिवाइड बाई 2 = 7.5। सही है क्या? ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप टी डॉट वी वाले से करो, ज़्यादा आसान है। इसके एक दो क्वेश्चन और मैं कराता हूँ बच्चों, फिर आप बना पाओगे बेटा। बना बच्चों आपने? बच्चों ये चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई बेटा? कितने बच्चों नहीं पढ़ी हुई यार? पहली बार पढ़ रहे हो ऐसा पूछ रहा हूँ। अब याद नहीं है, नर्सर में तो पढ़ी होगी, नर्सर का जो बच्चा हो तो पढ़ी होगी। ये मेथड नंबर 2 है बच्चों इसका। इसको एक बार ऐसे बना के दिखा दे, दोबारा यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो बनाओ, नहीं तो मैं आगे करता हूँ। देखो एक ही आप कर लो, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब टी डॉट वी वाले पे सही रहो, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको यूज़ करके दिखाया हो बस मैंने से। पूरा क्वेश्चन ये बच्चों अब सोल्व करना आपको। एक मैंने बोला बच्चों यहाँ पे आपका मास है 2 किलो, ये आपकी आ गई पुली, और ये पुली बच्चों यहाँ आपके पास है मास 4 किलो। आपको इंडिविजुअल ब्लॉक का एक एक एक्सेलरेशन बताना। 4 किलो का एक्सेलरेशन बताना है और आपको बच्चों एक्सेलरेशन बताना है 2 किलो का। देखो बेटा मैं कैसे क्वेश्चन करूंगा, अच्छे सुनते रहना बच्चों बात को। पहले ये पहले वाले क्वेश्चन में ही, पुली वाले में ही कुछ आपने चेंज किया है। यदि मैं स्प्रिंग लगाता तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर कहानी वही है। जिस धागे पे, जिस स्ट्रिंग पे स्प्रिंग लगा हुआ उसको टेंशन निकाल के x के बराबर कर लो। एक्चुअली कंसेप्ट सिर्फ ये है, अब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो आंसर आएगा। पहले मैं सिंपल बता पा रहा था बेटा, आप mg कर लो ऐसे। अब पहली चीज ये देखो बच्चों, इनका एक्सेलरेशन सेम है क्या अलग अलग? देखो बेटा वहां सबका एक्सेलरेशन सेम आया था, कभी सोचना नहीं पड़ा हमें। तो यहाँ बेटा देख लो, मान लो सर इस धागे का टेंशन t है तो इसका कितना हो जाएगा 2t। सही है क्या? इसका एक्सेलरेशन मान लो बच्चों आप a है, क्योंकि नीचे डायरेक्शन है कि यही फोर्स है, बाकी इसका तो कुछ लग नहीं रहा। यदि इसका ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों मैं 2ta = t × a'। इसका एक्सेलरेशन a' है तो t से t कैंसिल, a' की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 है। ये बात पकड़ पाए हो आप? सर आपने प्लस माइनस क्यों करके दिखा रहे? मैं जानता हूँ ये दोनों इक्वल ही होंगे। चाहो तो प्लस माइनस करके देख लो, फ्री बॉडी डायग्राम बना के। ये t भी आगे आएगा और a' भी आगे, तो ये पॉजिटिव आएगा, इसका टेंशन ऊपर आएगा, ये नीचे नेगेटिव, तो एक्चुअली जाके बराबर ही होंगे। अब देखो बेटा इक्वेशन बना पाएंगे 4 का, तो 4t नीचे -2t = 4t नीचे -2t = मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1 इसका देखना बेटा, आगे टेंशन है और आगे एक्सेलरेशन a' है, तो t = मास इंटू a'। की वैल्यू क्या है बच्चों? 2a। तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 4a। इक्वेशन नंबर 2। t की वैल्यू अब यूज कर लो बच्चों, t की वैल्यू अब यूज कर लो बेटा। इक्वेशन नंबर 1 में क्या बन जाएगा? 4t - 8t = 4t। oh sorry 12a = 4t, और a we can write as 14 divided by 12। 4 से कैंसिल करना बेटा 10/3। यदि आप इंडिविजुअल का बताना चाहोगे तो एक इसका है 4 kg का, 4 kg का आ जाएगा सर 10 डिवाइड बाई 3। बच्चों 2 kg का क्या माना था हमने? a' की वैल्यू क्या है बच्चों? 2a मतलब 20/3 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई क्या? ये पहले वाली चीज और विद कंस्ट्रेंट मोशन का अच्छा सवाल बन जाता है कि आपको पहले की एक्सेलरेशन था बेटा, आप दोनों का अलग अलग है। कैसे पता चला अलग अलग है? क्योंकि सर वहां तो एक ही स्ट्रिंग से दोनों जुड़े होते थे, वो आपका सिंपल एक चलता दूसरा साथ में चलने लग जाता, एक्सेलरेशन सेम था। लेकिन अब यहाँ पे टेंशन t और t है तो 2t है, यहाँ पे सिंपल t है, इसलिए अलग अलग है। सही है क्या? बना शाबाश। कितने बच्चे ऐसे हैं बेटा जिसको ये नहीं पता चला सर ने इक्वेशन कैसे बना दिए 1 और 2? ऐसे कितने बच्चे जो ये नहीं बता पा रहे इक्वेशन नंबर 1 और 2 कैसे बनाए? अरे 1 और 2 इक्वेशन जानते कैसे बनी है? फ्री बॉडी डायग्राम से। इसका नीचे 4t ऊपर 2t, क्योंकि नीचे की तरफ मोशन इसलिए 4t पहलेगा। 4t -
2t इज इक्वल टू m इंटू ए। सही है क्या? ऐसे बना बच्चों वो, ऐसे सेकंड नंबर इक्वेशन ऊपर से बना, सिर्फ 4 से a का t और एक्सेलरेशन a डैश और t इज इक्वल टू m a डैश की वैल्यू 2 है, इसलिए मैंने 2a पुट किया हुआ है। गर्मी लग रही है ऐसा बोल रहा है। बोला गजेंद्र को लगवाया कुछ, एसी चला लो, एसी बटन दबा लो, एसी चालू है मतलब चालू कंपनी समझे। वो सुना है ना धमाल में कि बढ़िया कि एक इंजन चालू है, नहीं थैंक यू, चालू है चालू कंपनी का लोहेड का चालू कंपनी का। देखो बच्चों, एक जो शुरुआत में एक सवाल लिखा था बच्चों, उसको देखो अब आप बना पाओगे। सर कोई भी 3 kg 2 kg है, यहाँ पुलिस आपने v वेलोसिटी से खींचा, एंगल थीटा, आपको इस ब्लॉक की यहाँ x जो है इसकी वेलोसिटी वो बतानी है। एक बात, इसी का दूसरा परिवर्तन और कर दूंगा, यहाँ एक ब्लॉक कुछ भी मास 2 किलो, यहाँ एक ब्लॉक कुछ भी मास 3 kg, और बच्चों यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है ये ऐसे एक ही फ्लोर पे रखे हुए हैं, अलग अलग एंगल है। इसको बोल दिया बच्चों मैंने आपका 37 डिग्री, इसको बोल दिया 53 डिग्री, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, सेकंड वाले की निकालनी 2 kg निकालनी, 3 के दिया। देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, हमने क्या बोला बेटा सर टी डॉट वी जो आपका कांस्टेंट है, तो पूरी टेंशन क्या है टी और टी, तो ऊपर कितना हो गया सर टी डॉट वी माने टी वी। सर यहाँ कितना है बच्चों, वेलोसिटी तो एक्स है, टेंशन टी है, तो पहले धागे के अलॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट ब्रेक करो बेटा। यदि ये एक्स कंपोनेंट क्या आएगा इसका, यहाँ एक्स कोस थीटा, बात समझ पा रहे हो। अरे एक्स वेलोसिटी है तो धागे के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट आएगा बेटा, एक्स कोस थीटा, तो दैट मींस टी डॉट एक्स कोस थीटा, टी से टी कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा वी डिवाइड बाई कोस थीटा। अरे तुम्हारा मन करता है वी कोस थीटा आंसर देने का, वी कोस थीटा आंसर देने का, तो पहले आप देखना आपको जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग आपको टी डॉट वी जीरो किया बेटा हमेशा मैंने, तो यहाँ तो टी और वी है तो टी डॉट वी हो गया, यहाँ पे टेंशन तो टी है लेकिन वेलोसिटी क्या है सर ये एक्स, तो यहाँ है, तो ये कौन सी आई एक्स कोस थीटा। दोबारा देखो बच्चे यहाँ 5 दिया हुआ है तो टेंशन तो यहाँ भी टी और टेंशन तो यहाँ भी टी, आपको देखना वेलोसिटी बच्चे इसको एक्स मान लेता हूँ तो कितना चला जाएगा इस धागे के अलॉन्ग एक्स कोस 37, सही लिखा बेटा मैंने, कितना चला जाएगा एक्स कोस 37, तो टी डॉट ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो बेटा टेंशन तो टी है लेकिन ये वेलोसिटी आपकी कितनी है 5, तो ये भी 53 कितना आ जाएगा 5 कोस 53। बात पकड़ पा रहे हो, वेलोसिटी भी मुझे किसके अलॉन्ग लेनी है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग लेनी है बच्चों, तभी आप टी डॉट वी को जीरो कर पा रहे हो क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर पावर डिलीवर्ड जीरो है। अब इक्वल कर सकता हूं मैं टी डॉट एक्स कोस 37 शुड बी इक्वल टू टी 5 कोस 53। वैल्यू पुट करना बेटा, सर वैल्यू पुट आपने कर दिया टी एक्स, यह आ जाएगा 4/5, सही लिखा गया, यह आ जाएगा बेटा 5 और यह आ जाएगा 3/5, 5 से 5 कैंसल, टी से टी कैंसल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपका 15 डिवाइड बाई 4 मीटर पर सेकंड। सही है क्या बच्चों, का कहानी क्या समझ में आई। सर आपको स्ट्रिंग के अलॉन्ग यदि वेलोसिटी एक्सेलरेशन कहीं अलग भी दिया हुआ है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट लो, फिर आप टी डॉट वी को जीरो की आंसर आ गया। बनाओ शाबाश, एक लाइन लिख लो, टेक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग स्ट्रिंग, टेक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बट एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन आ जाएगा वहां ना, टेक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग स्ट्रिंग, देन फिर आप ये कर दो बेटा समीशन ऑफ टी, देन उसके बाद ये लिखा हुआ समीशन ऑफ टी डॉट वी जीरो। बच्चे चाहे एक्सेलरेशन भी बोले तो यही कहानी करनी है आपको, इससे जरा नहीं पूछ सकता आपसे, सिंपल कहानी, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। पहले वेलोसिटी कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलॉन्ग लेने बेटा, तब टी डॉट वी आपको जीरो करना। बीच में थोड़ा सा पोर्शन में आपका छोड़ा था बेटा सेकंड लॉ वाला, मोमेंटम आपको सिर्फ डेफिनेशन बताई थी और एफ इज इक्वल टू लिखा था मैंने बच्चों, फॉर्मूला आपका एम ए नहीं होता, आपका डिफरेंशिएशन ऑफ आता है एम वी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो फॉर्मूला फाइनल बना था डी पी बाई डी टी बोल लो या एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी, ऐसा फॉर्मूला बना के छोड़ा था। अब उसका थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम क्या होता है वो थोड़ा समझा रहा हूँ। टॉपिक का नाम लिखो इम्पल्स, 2-5 मिनट बातें सुनेंगे। पहले देखो इसका फायदा, कंस्ट्रेंट मोशन का फायदा क्या, जो बच्चा अच्छा हो पकड़ेगा बात को, लिखना नहीं ऐसे ही कुछ आपको बता रहा हूँ। 3 किलो देखना बच्चों, एक बार सुनते रहना बस, आप देखना मजा देखना इसका, आप बवाल देखो आप। सामने फोर्स लगा दी मान लो 50 न्यूटन, यदि तुमसे कोई सवाल पूछ रहे हैं बेटा एक्सेलरेशन बताओ अलग अलग का क्या है, कोई तुमसे सवाल पूछ रहे हैं ना इसका एक्सेलरेशन इसका बताओ, तुम डर के छोड़ ही दोगे, इसका एक्सेलरेशन बताओ इसका बताओ, पता मैं क्या करता पहले, सवाल कैसे करना पड़ता है। एग्जाम्पल, सर इसको ये मान लो, इसको ए डैश मान लो, कैसे करता मैं, सर ये टी टी
टी, सर 2t, समझे बात बेटा? सर ये t है तो ये 2t और 2t, समझे? इसका ऐसे बनाता मैं 4t इज इक्वल टू m इंटू a डैश की वैल्यू आ गई, सोल्व करके आंसर। बात समझे? और जो इतना बड़ा सा सवाल है, जो आप कंसेप्ट सही पकड़े होगे ना बच्चों, वो 1 सेकंड में आएगा। चलो इंपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक लाइन लिखो। इट बिहेव्स लाइक ए वेरी लार्ज फोर्स it behaves like very large force known as impulsive force, known as impulsive force। बच्चों अच्छे सुनना, आसान सी चीजें बेटा ऐसे ही समझा रहा है एक बार। बच्चों इसके लाइव एग्जांपल बहुत बार देखा जाता है। इंपल्स क्या होता है? सर एफ होता था dp बाई dt, ऐसा हमने बनाया था। चेंज इन मोमेंटम dp करो तो बच्चों dt यहां चला गया, एफ dt। सर जब मल्टीप्लाई में dt होता है इसका मतलब इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो इंपल्स जो बच्चों एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम हम निकालते हो, इंपल्स होता है बच्चों आपका, अच्छे सुनते रहे ना बात को, अभी चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? एफ डी टी इंटीग्रेशन के। जब यदि बच्चों टाइम की वैल्यू, यदि बच्चों टाइम की वैल्यू आपके पास वेरी स्मॉल है, जब टाइम की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो बच्चों फोर्स क्या होता है? वेरी लार्ज। वेरी लार्ज का मतलब समझाओ, यदि मान लो बेटा चेंज इन मोमेंटम मैं बोलता हूँ 10 न्यूटन मीटर है और टाइम के लिए एक्ट किया, जो चेंज इन मोमेंटम 0.01 समय के लिया। जब टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम। सर कब होता है? बॉल को हमने फेंका, दीवार पे मारा, वापस आ गई, और दीवार से कितनी देर कांटेक्ट में रही? बहुत कम। एक्चुअली जितना तेज में फेंको इतनी जल्दी आपको कांटेक्ट छोड़ेगी। जितना मोमेंटम चेंज ज्यादा करेंगे बच्चों, टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम तो फोर्स ज्यादा होती जाती है। दोबारा बात सुनना, क्रिकेट वाला एग्जाम्पल बच्चों, आप जब कैच करते हो सर हाथों के नीचे क्यों लेके आते हैं? ताकि सर ऐसे मार ऐसे पकड़ता है ना तो टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होता है, दर्द ज्यादा करती, वो लगती ज्यादा फोर्स, इसलिए मैं उसके जानबूझ हाथों को टच करके धीरे धीरे नीचे लेके आता हूँ। टाइम ऑफ कांटेक्ट थोड़ा बढ़ाएंगे तो फोर्स आपकी नॉर्मल होती जाएगी, सही है क्या? टाइम जितना कम फोर्स आपकी इतनी ही ज्यादा। तो बच्चों इसलिए इंपल्सिव फोर्स बोला गया। दोबारा सुनो बात को, इसी को 1 किलो का वेट है बच्चों, सिंपल जैसे दुकान पे अपने पास 1 किलो का बट्टा होता है, उसको धीरे से मैं ऐसा रख के ऐसे खेल रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसा करते हैं कोई दिक्कत नहीं। उसी बट्टे का मान लो मोमेंटम चेंज, मतलब मैं यहाँ से छोड़ा आराम से ऐसे रखा, मोमेंटम चेंज मान लिया बच्चों मैंने, इसका 10 न्यूटन पर मीटर है, इतनी कम ऊंचाई से मैंने ऐसे मारा उसको, मोमेंटम चेंज चाहे तब भी वही हो, है ना, लेकिन ये आप जल्दी से मार के हटाओगे दर्द ज्यादा होता है, समझे क्या? जब सेम वेट, मास आपका वही है, मास में कोई फर्क नहीं है, वो आप वेलोसिटी चेंज भी चाहे बराबर ले लो, लेकिन टाइम ऑफ कांटेक्ट यदि कम करोगे ना बच्चों तो दर्द ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा। क्यों? सेम फोर्स को मैं लार्ज फोर्स डायरेक्ट करा सकता हूं। कब? सर जब सेम मोमेंटम चेंज है लेकिन टाइम ऑफ कांटेक्ट कम किया तो इंपल्सिव फोर्स बन जाती है। दोबारा बात देखो बच्चों, यदि बेटा एफ डी टी का ही टाइप की चीज है, इसका मतलब यदि एफ टी कर्व होता, अरे जैसे आपको यार पी डी वी डायग्राम थर्मो में, यहाँ पे वी टी डायग्राम, ए टी डायग्राम क्या देता है? सर एफ टी डायग्राम मतलब एरिया अंडर कर्व क्या देगा? सर एफ डी टी अभी सोल्व किया, किसके बराबर होता है? सर इसका जो आपका एरिया देगा, एरिया अंडर एफ टी कर्व क्या देगा बच्चों? ये आपका, इसको या तो बच्चों आप चेंज इन मोमेंटम बोल दो या बच्चों इसको आप इंपल्स बोल सकते हो, सही है क्या? सिंपल इंपल्स आपको बताता है या बच्चों चेंज इन मोमेंटम आपको बताता है, लेकिन एक अलग अलग तरीका बच्चों। यदि आपको बोलता आप निकालो, आप टोटल इंपल्स निकालो, आप निकालो एक इंस्टेंट पे क्या, तो इस फॉर्म में लिखेगा एरिया में। एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या हुआ, तो फिर बच्चों डीपी की जगह आप सिंपल डेल्टा पी को भी लिखा जा सकता है, डेल्टा पी शुड बी इक्वल टू एफ एवरेज इनटू डीटी इंटीग्रेशन। इस फॉर्म में डीटी को भी चाहे बच्चों आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो, एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी। जब आपके पास बच्चों ज्यादा टाइम इंटरवल है, हम जानते हैं सर ये कोई आपका क्या है, फोर्स कैसी क्वांटिटी थी, हमने कोई बोला पाथ डिपेंडेंट है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, अभी हमने कांस्टेंट वाली वैल्यू पढ़ी है, वेरिएबल नहीं देखी एक्चुअली वैसे भी। तो ये बच्चों एवरेज फोर्स निकालना, सीधा चेंज इन मोमेंटम लो, इनिशियल फाइनल टाइम ले लो, सीधा एवरेज फोर्स भी आ जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट लॉजिक क्या बनता है? इंपल्स इज इक्वल टू डीपी इंटीग्रेशन, डीपी इंटीग्रेशन मतलब भी तो डेल्टा टी है, डेल्टा पी है, और एफ डी टी क्या होता है बच्चों? आपका एरिया अंडर कर्व, सही है क्या? किस फॉर्म में सवाल पूछता है, एकदम आपको बना दिखाता हूं, ये देखो, आपको ग्राफ दे देगा, ग्राफ देके सिंपल पूछ लेगा आप चेंज इन मोमेंटम बताओ। क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, एक डाउट और दूर करता हूं, सर इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है? इस फॉर्मूले में इसमें क्या अंतर है? एक सवाल में बताता हूं, देखो एफ टी ग्राफ इज गिवन, एफ टी फोर्स टाइम है ना, एफ टी ग्राफ इज गिवन फॉर एन ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट impulse or change in momentum, find out
impulse or change in momentum from 0 to 8 second, from 0 to 8 second। नंबर 2 पार्ट बनाओ, इसका स्टार भी लगाओ, नंबर 2 पार्ट बना के स्टार भी लगाओ। ऑल्सो फाइंड आउट एवरेज फोर्स एक्टिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल। बच्चों ये दो अलग अलग चीजें जो मैंने आपको लिखा था ना बेटा, लास्ट वाला पार्ट जो आपको लिखा ना बेटा मैंने, डेल्टा बी इक्वल टू एफ एवरेज इनटू, वो अलग चीज थी बच्चों। ये सिंपल, मुझे कोई बोलता आप इंपल्स बताओ, चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो मैं क्या करता, 0 से 8 में क्या करेंगे सर, जो एरिया है, एरिया किसके बराबर था बेटा, डेल्टा पी के बराबर, वही क्या था बच्चों आपका इंपल्स के बराबर था। एरिया निकाल लेना सर, ऊपर वाले को प्लस और नीचे वाले को माइनस लेना पड़ेगा बेटा। इंपल्स भी कैसी क्वांटिटी, न्यूटन पर मीटर है आपका वेक्टर। देखो कैसा सर, ये भी प्लस लेना, ये भी प्लस लेना, ये भी प्लस और ये माइनस। वो जो ट्राइंगल का एरिया देखना सर, हाफ इंटू बेस 2 और हाइट 10। पहले वाली ट्राइंगल का एरिया ले लिया बेटे मैंने, हाफ इंटू बेस 2 और हाइट 10। इसका देखना मतलब बच्चों बेस 2 से वो 2 है, 2 इंटू 10, सही लिखा बच्चों। अगली वाली ट्राइंगल का देखना बेटा, हाफ इंटू 2 इंटू 10। बच्चों ये मैंने इस वाले का लिया, ये वाली ट्राइंगल का एरिया। नीचे वाले देखना, नीचे तो माइनस जाएगा, 2 इंटू आपका फिर से 10। बच्चों जो आपने निकाला ना ये जो निकाला बच्चों इंपल्स निकाला है, देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सर ये आपका 20 और 10 30 न्यूटन मीटर जो आया, ये बच्चों इंपल्स भी और चेंज इन मोमेंटम भी। सर एवरेज फोर्स क्या है, एवरेज फोर्स को क्या लिखा था बच्चों मैंने, सर डेल्टा पी जब भी आए उसको आप डायरेक्ट लिख दो एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी। सर डी टी में डेल्टा टी में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। अरे पहले मैं अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स है, कहीं यहाँ पे 2 न्यूटन 3 न्यूटन अलग अलग फोर्स एक्टिंग है। अब मैं चाहता हूं सेम इंपल्स प्रोड्यूस करे तो एक ही फोर्स लगा, तो क्या लगाएं, एवरेज क्या फोर्स है, तो ये कितना है 30। एवरेज फोर्स आपको पता है क्या, नहीं पता। टाइम ड्यूरेशन क्या है सर, 0 से और 8, सही है बेटा। तो एवरेज फोर्स क्या आ जाएगी बच्चों आपकी सर 30 डिवाइड बाई 8। सोल्व करना बच्चों, कितनी आएगी इसका 15/4 7 आपका 3.75। देखना एक बार, बस समझना है क्या बच्चों। बेटा वो पहले वाला फॉर्मूला बच्चे को ये डाउट आता सर, ये एफ डी टी को अपने एफ एवरेज डेल्टा टी लिया, फर्क क्या किया, फर्क किया मैंने। जब सिंपल एरिया लिया तो वेरिएबल फोर्स है, कुछ भी फोर्स हो सकती, कैसी भी कर्व हो सकती थी। जब मैं ये फॉर्मूला लेता ना बच्चों, एवरेज मतलब ये अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स की बजाय कोई एक फोर्स हो तो क्या हो, तो एफ एवरेज हो, सही है क्या। इसलिए बच्चों इस कंसेप्ट को मैंने साथ में आपको बताया। बनाओ शाबाश। एक दो क्वेश्चन और करते हैं आज, डाटाबेस क्वेश्चन बच्चों आपका स्ट्रेट लाइन वाले कुछ यादें आ जाएंगी, ऊपर से बॉल ड्रॉप किया उसने, कॉन्टेक्ट में रहा, इस टाइप की चीजें। देखो बेटा, ए बॉल ऑफ मास 10 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 80 मीटर हाइट, 80 बच्चों, ए बॉल ऑफ मास 10 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 80 मीटर हाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग विद ग्राउंड, after striking with ground it bounce back to height 40 meter. After striking with ground it bounce back to height 40 meter. Find out force applied by earth, the ground. Find out force applied by ground if time of contact is 0.01 second. Find out force applied by ground if टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.01 सेकेंड। बच्चों अच्छे देखना, इसमें बच्चों साइन की गलती होती है बेटा। आपने पहले बॉल यहां से ड्रॉप किया, ऐसे 80 मीटर आपसे ड्रॉप किया बच्चों, दोबारा उछल के यहाँ गई बच्चों 40 मीटर हाइट तक दोबारा बॉल आपकी गई। आपने बोला सर यदि यहाँ जो आपका ग्राउंड से कांटेक्ट में रही ये वाला टाइम आपका 0.01 सेकेंड है, तो आप बताओ कितनी फोर्स लगाई। बच्चा फोर्स कैसे निकालते थे सर, फोर्स निकलती थी dp/dt, और अच्छे से लिखा जाए तो ऐसा आ जाएगा सर mv फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई टाइम। बच्चों मास हमारे पास है बेटा, आपके पास टाइम भी है कांटेक्ट वाला, तो जब ये कांटेक्ट में यहाँ और यहाँ आई,
इस टाइम पर देख लो बच्चों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कैसी थी। जब ये स्ट्राइक करेगी तो बच्चों वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसको बोल दिया मैंने वी इनिशियल। जो यहाँ बच्चों इसको बोल दिया मैंने वी फाइनल। देखना एक बार अच्छे से। सर वी इनिशियल कैसे निकालते हैं? ड्रॉप वाली अंडर रूट 2GH सोल्व करना बच्चों। सर 2 इंटू जी माने 10 और h की वैल्यू कितनी है 40। सवालों कितनी है बच्चों 80। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। फाइनल वेलोसिटी देखना बच्चों, फिर वही फॉर्मूला अंडर रूट 2GH, तो 2 इंटू 10 इंटू फिर आपका क्या आ जाएगा बच्चों 40। यह आ जाएगा आपका 420 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चे ये वेलोसिटी आपके। बच्चा क्या गलती करता है बेटा? ऐसे गलती करेगा सर मास आ जाएगा 10 ग्राम, मतलब आपका डिवाइड बाई 1000। फाइनल वेलोसिटी 20 रूट 2 माइनस 40 और डिवाइड बाई टाइम। बच्चा ऐसे सोल्व करता है बेटा, जबकि ये गलत तरीका है। जब आप ऐसे वैल्यू पुट करते हैं गलत है, क्योंकि बच्चा आप वेलोसिटी बोल रहे हो, स्पीड नहीं बोल रहे हो। सही है क्या? आपको साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना पड़ेगा। आपने यदि नीचे वाले को पॉजिटिव माना तो ऊपर वाले को नेगेटिव मानना पड़ेगा। सही है क्या बच्चों? आपको नीचे वाले को क्या माना? पॉजिटिव माना, तो ऊपर वाले को आपको उल्टा जो भी माना साइन आप मान लो। मैं बच्चों यहाँ पे नीचे वाले को हमने क्या माना? हमेशा नेगेटिव में, यहाँ नेगेटिव मान रहा हूँ। ऊपर वाले को हमने क्या माना बेटा? वहाँ स्ट्रेट लाइन में पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव मानता हूँ। तो बच्चा आपने पहले देखा 10 ग्राम, तो 10 डिवाइड बाई 1000। फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बेटा? ऊपर 20 रूट 2 माइनस बच्चों इनिशियल वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में, तो माइनस 40 डिवाइड बाई 0.01। सोल्व करेंगे बेटा कितना बन जाएगा? 0.01, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। 0.01 10 बचेगा, 10 से ऊपर कैंसिल, तो 20 रूट 2 प्लस 40 आंसर बन जाएगा बच्चों आपका 20 आ गया बाहर। 2 प्लस रूट 2 होता 1.4, 20 इंटू 3.41। सोल्व कर लेना न्यूटन आंसर। बात समझ में आई आपको? बच्चे यहाँ पहली गलती क्या किया बच्चे ने? सर ड्रॉप किया तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेके गलती करता था। एक्चुअली हम सीधा देखेंगे अब। सर चेंज इन वेलोसिटी कैसे टकराया? तो पहले वेलोसिटी नीचे थी 80, बाद में 40 रूट 2 ऊपर, तो चेंज एक्चुअली क्या कर दिया सर? 80 से डायरेक्शन चेंज करके इतना, तो ये दोनों बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा। एक्चुअली चेंज में दोनों चीजें जुड़ती हैं, घटती नहीं है। ये वाला आपको बनाना गलत है, ये आपको लिखा सही है। बच्चों ये राइट साइन कन्वेंशन के साथ यूज किया है। बनाओ शाबाश। ये आपको पता होगा बेटा, मैंने 2 रूट ये कहाँ से ले लिया? अंडर रूट 2GH है ना। आज का लास्ट सवाल हो आप लोग करोगे बच्चों। में सीधा बोलूँ तो बेटा mv स्पीड से गया, दीवार से टकराया और वापिस आया। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? ये आपको मैं प्रेशर जो बता दूं ना बच्चों, केटीजी में समझा था प्रेशर, तब भी मैंने यूज किया था बच्चों। इलास्टिकल कोलिजन है तो mv जाएगा, mv आएगा तो चेंज इन मोमेंटम 2mv हो गया था। याद है क्या? ऐसा ही क्वेश्चन है वो, आप बनाना हुआ PMT आप लिख लो बच्चों। बच्चों चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है, आपको IJ के साथ आंसर देना है बेटा। माइनस I प्लस आपको IJ के साथ आंसर देना है। फिर भी बच्चों का आइडिया मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपको ऐसे याद रहेगा। देखो बच्चों, जब सीधी बॉल फेंकते थे वापिस mv से गया और mv से आया तो 2mv होता था। यदि मैं किसी भी एंगल पे डालूंगा ना बच्चों बॉल को दीवार पे, सिर्फ आपको एक कंपोनेंट ध्यान देना सर, जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वॉल होगा ना वो डबल हो जाएगा। जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वॉल होगा ना वो डबल हो जाएगा। पैरेलल टू वॉल वाला 0 होता है। आपको कोलिजन में और अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ऐसे याद करने के लिए सर ये mv 2mv होता है, तो दीवार के परपेंडिकुलर उसका डबल आंसर है। देखो एक बार PMT आप लिखो, और ऐसे आपको दिया हुआ है। ये थीटा, मास m, वेलोसिटी I और J में आंसर देना बेटा आपको। फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम, चाहे चेंज इन मोमेंटम बोले बच्चों, चाहे इंपल्स बोले, बात एक ही है। फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम फॉर द बॉल।
प्लस माइनस के साथ अंतर आएगा बच्चों। आसान सा सवाल है। थीटा की वैल्यू चेंज करता है तो बेटा यहाँ थीटा देगा तो अलग हो जाएगा, है ना, देख लेना आप। बच्चों वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक टेल से किया जाता है, इसलिए मैंने टेल से ही ब्रेक किया है। चाहे यहाँ थीटा दिया था बच्चों, मैंने यहाँ ब्रेक नहीं किया, मैंने यहाँ से जाके ब्रेक किया है। यहाँ थीटा दिया था बच्चों, टेल से ब्रेक किया, यहीं से ब्रेक किया। वेक्टर कंपोनेंट हमेशा टेल से ब्रेक किया जाता है। आज के लिए काफ़ी है। टॉपिक का नाम लिख के छोड़ दो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।